साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार 7th फेज बीपीएससी शिक्षक बहाली जीके जीएस के प्रिपरेशन के इस जर्नी में। हमने इससे पहले भी 7th फेज बीपीएससी शिक्षक बहाली जीके जीएस के लिए वीडियो अपलोड किया है। अगर आप में से किसी ने उसे नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। काफी फ्रूटफुल वीडियो है और आपको काफी पसंद भी आने वाला। साथियों हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको क्वेश्चन करवाने के अलावा इसके साथ जुड़े हुए अन्य फैक्ट को भी पूरा डिस्क्राइब किया जाए ताकि इस क्वेश्चन के बारे में पूरी तरह से आपको समझ विकसित हो। तो चलिए, समय कम है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो साथियों अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहां पर? बंबई में। तो इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी। अगर पूछता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहां पर हुआ था तो बंबई में हुआ था और इसका प्रथम अधिवेशन भी कहां हुआ था? बंबई में। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। स्थापना भी 1885 में हुआ था। ये वो ह्यूम के द्वारा किया गया। इसमें प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 72। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? साथियों सत्यशोधक समाज की अगर हम बात करें तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले ने किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना के जरिए और इन्होंने अपने एक पुस्तक गुलामगिरी, इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। अच्छा, कब किया गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना? अगर ये पूछ ले तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ। इसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो इस प्रश्न का तो आंसर हो गया ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। लेकिन सत्यशोधक समाज और एक हम पुस्तक बता रहे थे गुलामगिरी, को भी याद रखिएगा, गुलाम। तो इनके जरिए गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज की स्थापना के जरिए, संस्था के स्थापना के जरिए जो ज्योतिबा फूले थी, इन्होंने पाखंडी ब्राह्मणों और उनके जो अवसरवादी धर्म थे, जो धर्म ग्रंथ थे, उनसे निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। राइट। तो सत्यशोधक समाज के स्थापना के पीछे निम्न जातियों की रक्षा मेन इनका मकसद था। तो इस पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, गुलामगिरी। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1873 में, इनके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? साथियों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपने जस्ट पढ़ा था। 1885 में स्थापना हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कहां पर हुआ था? तो बंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसकी प्रथम वुमेन इंडियन जो चेयरमैन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किया था। क्या में होम रूल लीग की स्थापना किया था श्रीमती एनी बेसेंट ने। और अगर आपसे पूछे था दूसरी महिला कौन थी, तो दूसरी महिला हो जाती सरोजनी नायडू। सरोजनी। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, अगर ये पूछ ले इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसका भी आंसर हो जाता सरोजनी नायडू। तो प्रश्नों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है वो है बूलर झील। और बूलर झील कहां पर है? वो है जे.एन.के। कौन से नदी पर बना हुआ है? झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर मीठे पानी का भारत में सबसे बड़ा झील है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बूलर झील। जिनके में ही एक और झील है, कौन सा है? डल लेक है। डल लेक। और डल लेक भी क्या है? मीठे पानी का। अगला प्रश्न देखिएगा।
भारत की सबसे बड़ा तटीय, यहाँ पर देखिए, भारत की सबसे बड़ा तटीय लैगून झील कौन सा है? भारत की सबसे बड़ा तटीय लैगून झील है कौन सा? चिल्का लेक। चिल्का चिल्का लेक। चिल्का लेक कहां पर है? तो सर उड़ीसा में है। और यहां पर क्या है एक और तो खास है, वो है नेवी का ट्रेनिंग सेंटर, राइट। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून झील कौन सा है? तो उड़ीसा का चिल्का लेक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों में होता है? साथियों, अगर हम गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में होता है वो है गोमती नदी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोमती नदी। तो इस तरीके से गंगा जब निकलती है तो यहाँ पर आप देखते होंगे इस तरीके से गोमती, यह है कोसी, गंडक, इधर से आपको यमुना, राइट। तो गोमती नदी जो है कहां से निकलती है? गोमती नदी निकलती है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से गोमती नदी निकलती है। और पीलीभीत में अभी अगर आपसे पूछे कहां से, तो गोमत ताल से निकलती है। तो गंगा का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है वो है गोमती नदी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य वो कौन कौन से हैं? 8 राज्य वो है, कर्क रेखा जो है ये कौन सा लाइन है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, याद रखेगा। और ये कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है और गुजरता है यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। एक बार फिर से देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 राज्य। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गुजरात से गोवा तक के तटीय मैदानों को क्या कहा जाता है? गुजरात से गोवा तक के तटीय जो मैदान है तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, मालाबार तट, कन्नड़ तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। गुजरात से जो गोवा तक का जो तट है उसको बोला जाता है कोंकण तट। क्या बोला जाता है? कोंकण तट। तो गुजरात से गोवा तक के तट को क्या बोला जाएगा? कोंकण तट। तो बाकी के बारे में भी जानना जरूरी है। मालाबार तट किसको बोला जाता है? तो मंगलोर से कन्याकुमारी तक, मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को बोला जाता है मालाबार तट। और वहीं अगर आपसे पूछे कन्नड़ तट, तो कन्नड़ तट जो है गोवा से मंगलोर तक, गोवा से मंगलोर। और कोरोमंडल तट पूछे तो आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक के तट को, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तट तक के तट को कोरोमंडल तट बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? काफी अच्छा प्रश्न है। पॉलिटी का अगर प्रश्नों को देखिएगा तो पॉलिटी में यह काफी अच्छा प्रश्न है। राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य में कार्यपालिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का गठन करता है, राइट। और मंत्रिपरिषद के गठन के लिए क्या होना चाहिए? किसी व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना चाहता है तो उसको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। और अगर वैसा नहीं है तो उसको 6 माह के भीतर सदस्य बन जाना चाहिए।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देख लीजिए, राज्य के विधानसभा के सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति का उम्र क्या होनी चाहिए? तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि राज्य विधानसभा का सदस्य हो तो उसकी उम्र मिनिमम है 25 साल। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत सरकार अथवा अन्य किसी सरकार के लाभ पर के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। यह उसकी योग्यता है। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की उम्र हो, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन सा होता है? वैधानिक प्रधान कौन सा है? तो राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान आपको बताना है कौन होता है। तो राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है तथा राज्य का जितने भी प्रशासन होते हैं वह राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया था? बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है मजहरुल हक, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, मौलाना सज्जाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में साइमन कमीशन का विरोध जो है 1928 में जब साइमन कमीशन आया था तो 12 दिसंबर 1928 को का विरोध किया गया था बिहार में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अनुग्रह नारायण। आशा करता हूं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होता है तो आपका नोटिफिकेशन यूट्यूब अपने आप दे देगा।